हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ये वाले क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व नहीं करवाए हैं, जबकि बाकी सारी वीडियोस आ चुकी थी। तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना ही लेते हैं, तो इसीलिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। तो 3 मेरे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं, चलो इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें मान लो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। उसके बाद बाकी में एक में एसिड है, एक में बेस है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तो यहाँ पे लाल लिटमस पेपर हम ले लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास रेड लिटमस पेपर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही गिवन है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों कलरलेस हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें पानी है, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेड लिटमस पेपर गिवन है। तो देखो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को सबसे पहले तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स में डिप करेंगे। हमें पता है एसिड और डिस्टिल्ड वाटर दोनों में से किसी में भी इसमें चेंज नहीं आएगा, बट बेस में ये लिटमस जो है वो हो जाएगा रेड से ब्लू, है ना। तो मान लो ये थी वो टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या है, बेस है। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू में टर्न हो जाएगा, ठीक है। इसका इतना पोर्शन जितना हमने डिप करा था ये ब्लू में टर्न हो जाएगा। तो विच मीन सबसे पहले बेस तो मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, बट उसके बाद एसिड और वाटर बचा। अब एसिड और वाटर दोनों ही रेड लिटमस में कोई भी चेंज नहीं दिखाते हैं, बट ये जो पोर्शन है जो ब्लू हो चुका है, अगर मैं इस पोर्शन को डिप करूंगी अब बाकी रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब्स में, तो हमें पता है एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को वापस से रेड में चेंज कर देगा, है ना। तो विच मीन्स इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जितना ब्लू पोर्शन है उस रेड लिटमस पेपर का, उसको डिप करेंगे रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब्स में, जो भी टेस्ट ट्यूब में वो रेड हो जाएगा वो एसिड है। तो एसिड आइडेंटिफाई हो गया, तो विच मीन्स अब जो बचा है जिसने ना ही ब्लू में कोई चेंज दिखाया ना ही पहले रेड में कोई चेंज दिखाया था, वो मेरे पास क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक लिटमस पेपर की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, तीनों को ही डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो ऐसा क्यों है कि जो भी हमारे पास कर्ड है या जो भी खट्टी चीजें हैं हम ब्रास या कॉपर वेसल्स में इनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कर्ड और सार सब्सटेंसेस दोनों में ही एसिड प्रेजेंट होता है। ये जो एसिड है ये इन वेसल्स के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें क्या है, मेटल्स ही हैं, और एसिड मेटल पे अटैक करता है ये तो हमको पता है। और ये क्या बना देता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना देता है जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे कर्ड है या कोई भी खट्टी चीज है, जैसे मान लो कोई फ्रूट भी है तो वो भी कहीं ना कहीं खट्टा होता है, तो उनको हमें खाना है। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो कि फिर एडिबल रहते ही नहीं है, खाने योग्य नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी कर्ड या सार सब्सटेंसेस को ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं, बिकॉज दीज कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सर्टेन या फिर सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच देन बिकम अनएडिबल, ठीक है। तो खाने लायक फिर वो नहीं बचते हैं, इसीलिए कभी भी हम इनको नहीं रखते हैं कॉपर या फिर ब्रास के वेसल्स में। ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। हमें पता है अगर एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो हर केस में सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। सो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, तो बहुत सिंपल है, जिंक की रिएक्शन मान लो मैंने करा दी है HCl के साथ, जिंक क्लोराइड यहाँ पे बन गया है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई है। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है जो हाइड्रोजन गैस है इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे। जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, सो हाइड्रोजन गैस विल बर्न विद अ
पॉप साउंड, ठीक है। तो पॉप करके से आवाज आती है, पॉप साउंड यहाँ पे आता है एंड ये इसका डिटेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम कैसे टेस्ट करेंगे इसकी प्रेजेंस। तो हम बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो इजीली यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। हमें पता है एक ही गैस है जो एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करती है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। एक ऐसी गैस जो कि बर्निंग किसी भी चीज को एक्सटिंग्विश कर देगी यानी कि बुझा देगी, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, इसीलिए उसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो मेटल कंपाउंड है ए, तो यहाँ पे देखो विच मीन्स इसमें कैल्शियम तो होना ही चाहिए। और कौन सा हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा जो कि CO2 गैस को इवॉल्व करेगा, तो या तो वो कार्बोनेट होगा या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे सिंपली मैं कार्बोनेट ले लेती हूँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट वो होगा जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ होती है, तो हमें क्लियरली पता है सॉल्ट, पानी और CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, CaCl2, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि टूट जाता है पानी और CO2 में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन तो लिख ली है, बैलेंस कर लेते हैं। 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन और कैल्शियम सब कुछ यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो हमें बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी जो कि इस तरीके से हमने लिख दी है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions? ठीक है, aqueous में क्यों दिखाते हैं, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। देखो दोनों में ही हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एसिड्स में भी हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। और ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है। बट फिर भी ऐसा क्यों है कि ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं एक्वस मीडियम में बट ये नहीं दिखाते हैं। रीजन ये है कि ये H+ आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, इन एक्वस मीडियम या फिर इन एक्वस सोल्यूशन। बट ये जो एसिड्स हैं ये H+ आयन को रिलीज करते हैं इन द एक्वस मीडियम। एसिड सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस ही कहलाता है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है ही नहीं बट हाइड्रोजन आयन भी रिलीज करेगा वो, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, तभी जाके हम उसको एसिड कहेंगे। तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज भी होना चाहिए एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो ये रीजन है कि क्यों एसिड्स एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, बिकॉज दे लीड टू द रिलीज ऑफ H+ आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, whereas these solutions they do not form H+ आयन इन द aqueous solutions, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेन यहाँ पे आयन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक उसी से रिलेटेड है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? क्योंकि हमें पता है एसिड का अगर aqueous solution है तो आयन फॉर्मेशन होगी और आयन फॉर्मेशन होती है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होता है, ठीक है। अगर आप मान लो HCl गैस ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्वस मीडियम तो है नहीं, जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा ये H+ आयन फॉर्म करेगी नहीं, कोई भी आयन फॉर्म नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन था, तो एक्वस सोल्यूशन है तो आयन फॉर्मेशन होगी ही, ऑब्वियसली आयन फॉर्मेशन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होगा, ठीक है। तो ये रीजन है। Next, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? बहुत सिंपल है, गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, दोनों ड्राई हैं, तो यहाँ पे आयन फॉर्मेशन होगी नहीं। जब तक H+ आयन नहीं बनेगा तब तक लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा ही नहीं। अगर ड्राई HCl गैस है बट लिटमस पेपर मॉइस्ट हो जाएगा तो इस HCl गैस को पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा तो H+ आयन बन जाएगा और उस केस में जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल किसका है समझ गए होगे, आयन का ही यहाँ पे मेन खेल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? बहुत सिंपल है, देखो अगर हम
एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, तो एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है, हमें पता है एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, तो एसिड की क्वांटिटी अगर कम है तो रिएक्शन उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी, ठीक है। भले ही एक्सोथर्मिक होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि बीकर ही फट जाए। बट अगर आप क्या करोगे, आपने ले लिया है एसिड, यहाँ पे मैंने एसिड डाल रखा है, तो देखो एसिड इतनी ज़्यादा मात्रा में है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, तो इस केस में दिस रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक एंड द एनर्जी रिलीज्ड कैन इवन लीड टू द ब्रेकेज ऑफ दैट बीकर ऑल्सो। ये बीकर जो है वो टूट भी सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम इसको कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। वी ऑलवेज ऐड acid to water and that too with constant stirring so that बहुत ज़्यादा exothermic reaction ना हो, ठीक है। तो I hope this is clear. Next, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? हमें पता है dilution का मतलब ही है कि जो भी हमारे पास आयन है, चाहे हाइड्रोनियम आयन है, चाहे बेस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सो हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन अफेक्टेड पूछा गया है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus ions decreases per unit volume, ठीक है। डाइल्यूट आप किसी भी चीज को अगर कर रहे हो ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होने लग जाती है और एसिड की क्वांटिटी कम होने लग जाती है। एसिड कम होगा तो H प्लस आयन कम होगा एंड अल्टीमेटली H3O प्लस आयन भी कम होगा, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है। सेम गोज फॉर H प्लस आयन ऑल्सो, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, एक्सेस बेस को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बेस और डाल रही हूँ, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस बेस को यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाइल्यूट कर रही होती, यानी कि इसमें मैं पानी ऐड अप कर रही होती, उस केस में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन घटता, बट यहाँ पे तो हमने और एक्सेस बेस डाल दिया है, सो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू सोल्यूशंस, एक है A और दूसरा है B, ठीक है। pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6, तो इसका है 6 और इसका क्या है 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration? हमें पता है pH जिसका होता है 7 से कम वो होता है एसिडिक, तो क्लियरली A वाला सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है और A वाले सोल्यूशन में ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिड में ही तो ऑब्वियसली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। Which of this is एसिडिक, तो क्लियरली अभी लिख दिया ये एसिडिक है, और बेसिक कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि B होगा बेसिक। A है एसिडिक और B है बेसिक, है ना। और यहाँ पे रीजन क्या है कि इसका pH है 7 से ज्यादा। अगर pH होता 7 के इक्वल तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता, न्यूट्रल कहलाता, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें पता है अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो दैट सोल्यूशन विल बिकम मोर एसिडिक, है ना। और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो दैट सोल्यूशन विल बिकम मोर एसिडिक। तो यहाँ पे H प्लस जो आयंस है उनका क्या इफेक्ट होगा, दैट विल मेक एनी सोल्यूशन मोर एसिडिक। अगर हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। Next, do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? तो हाँ जी, जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी H प्लस आयंस होते हैं, बट फिर भी उनको बेसिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है दैन द H प्लस आयंस, ठीक है।
बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, वन लाइन में आपको बस आंसर करना है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं, या स्लेग लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या फिर चौक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये नेचर में सब क्या है, बेसिक है। बेस में तब ऐड करती हूं जब कोई भी चीज ज्यादा एसिडिक है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो सॉइल कंडीशन है वो कैसी रही होंगी, एसिडिक रही होंगी, तभी जाके उसमें मैं बेस ऐड कर रही हूं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, है ना। तो इसीलिए सॉइल कंडीशन पूछी गई थी तो एसिडिक है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर एडिंग आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता क्या है, सो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। जनरल नेम्स और जो केमिकल नेम है दोनों आपको आने चाहिए। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। देखो क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी जाके ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी बनता है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा सब्सटेंस है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये क्लियरली वॉशिंग सोडा के यूजेस में लिखा हुआ है। तो वॉशिंग सोडा इज दैट सोडियम कंपाउंड जिसका फॉर्मूला होता है ये, और वैसे इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो होगा सोडियम कार्बोनेट। 10 पानी के मॉलिक्यूल्स है, सो डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर वॉशिंग सोडा, इसका हम यूज करते हैं टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर और टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? Give the equation। तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम जैसे ही हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना। ये सोडियम कार्बोनेट में बदलता है, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे what will happen पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, that it will change into sodium carbonate and carbon dioxide gas will evolve with brisk effervescence। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे लिख दोगे and this is the chemical equation which is involved। अगला क्वेश्चन है which is also the last question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे यहाँ पे। Write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water। तो POP plaster of Paris होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी रिएक्शन जब पानी के साथ होती है तो ये 1.5 मॉलिक्यूल पानी के साथ जुड़ता है और यहाँ पे आपको पता है ये जिप्सम बना देता है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाता है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि जो पीओपी है उसको हमेशा पानी से दूर रखो, अदरवाइज इट विल गेट चेंज्ड इनटू अ हार्ड मास जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अगर आपको विद द सॉल्यूशंस विद द एनोटेशंस चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे सारे आपको समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।